नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। डाक दरबारी भाग 17। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। रात को पिछले पहर वैद्य जी को जाड़ा महसूस हुआ और उनकी नींद उचट गई। च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म और बादाम पाक इत्यादि की मिलीजुली किलेबंदी को तोड़कर जाड़ा उनकी खाल के भीतर घुस आया और मांस की मोटी तहों को भेदता हुआ हड्डियों की मज्जा तक जा पहुंचा। उन्होंने लिहाफ अच्छी तरह से लपेटने की कोशिश की और उसी के साथ याद किया कि अकेले लेटने में बिस्तर ज्यादा ठंडा रहता है। इस याद के बाद यादों का एक तांता सा लग गया, जिसका व्यावहारिक लाभ यह हुआ कि उन्हें तंद्रा ने घेर लिया। थोड़ी देर शांति रही, पर कुछ देर बाद ही पेट के अंदर हवा ने क्रांति मचानी शुरू कर दी। जिस्म के ऊपरी और निचले हिस्सों से वह बार बार विस्फोटक आवाजों में निकलने लगी। उन्होंने लिहाफ दबाकर करवट बदली और अंत में क्रांति का एक अंतिम विस्फोट सुनते हुए वे फिर तंद्रालीन हो गए। देखते देखते क्रांति की हवा कुतिया की तरह दुम हिलाती हुई सिर्फ उनके नथुनों से खर्राटे के रूप में आने लगी, जाने लगी। वे सो गए। तब उन्होंने प्रजातंत्र का सपना देखा। उन्होंने देखा कि प्रजातंत्र उनके तख्त के पास जमीन पर पंजों के बल बैठा है। उसने हाथ जोड़ रखे हैं। उसकी शक्ल हलवाहों जैसी है और अंग्रेजी तो अंग्रेजी, वह शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है। फिर भी वह गिड़गिड़ा रहा है और वैद्य जी उसका गिड़गिड़ाना सुन रहे हैं। वैद्य जी उसे बार बार तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो हमारे रिश्तेदार ही। पर प्रजातंत्र उन्हें बार बार हुजूर और सरकार कहकर पुकारता है। बहुत समझाने पर प्रजातंत्र उठकर उनके तख्त के कोने पर आ जाता है और जब उसे इतनी सांत्वना मिल जाती है कि वह मुंह से कोई तुक की बात निकाल सके, तो वह वैद्य जी से प्रार्थना करता है, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं नंगा हो रहा हूं। इस हालत में मुझे किसी के सामने निकलते हुए शर्म लगती है। इसलिए है वैद्य जी महाराज, मुझे एक साफ सुथरी धोती पहनने को दो। वैद्य जी बद्री पहलवान को अंदर से एक धोती लाने के लिए कहते हैं, पर प्रजातंत्र इनकार में सिर हिलाने लगता है। वह बताता है कि मैं आपके कॉलेज का प्रजातंत्र हूं और आपने यहाँ की सालाना बैठक बरसों से नहीं बुलाई है। मैनेजर का चुनाव कॉलेज खुलने के दिन से आज तक नहीं हुआ है। इन दिनों कॉलेज में हर चीज फल फूल रही है, पर सिर्फ मैं ही एक कोने में पड़ा हुआ हूं। एक बार कायदे से आप चुनाव करा दें, उसमें मेरे जिस्म पर एक नया कपड़ा आ जाएगा, मेरी शर्म ढक जाएगी। यह कहकर प्रजातंत्र बैठक के बाहर चला गया और वैद्य जी की नींद दोबारा उचट गई। जागते ही उन्होंने अपनी आंतरिक क्रांति का एक ताजा विस्फोट लिहाफ के अंदर पैताने की ओर सुना और एकदम तय किया कि देखने में चाहे कितना बांगड़ू लगे, पर प्रजातंत्र भला आदमी है और अपना आदमी है और उसकी मदद करनी ही चाहिए। उसे कम से कम एक नया कपड़ा दे दिया जाए ताकि 5 भले आदमियों में वह बैठने लायक हो जाए। दूसरे दिन प्रिंसिपल को आदेश मिला कि कॉलेज की सालाना बैठक बुलाई जाए और दूसरे पदाधिकारियों के साथ मैनेजर का भी चुनाव हो। प्रिंसिपल ने बहुत समझाया कि नए चुनाव कराना न तो आवश्यक ही है और न उचित ही, पर वैद्य जी ने कहा कि तुम मत बोलो, यह सिद्धांत की बात है। पर प्रिंसिपल फिर भी बोला और कहने लगा कि न अभी किसी अखबार में निंदा छपी, न अभी ऊपर कोई शिकायत पहुंची, न कोई जुलूस निकला, न किसी ने अनशन किया। सब साले अपनी अपनी जगह पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई भी सालाना बैठक की बात नहीं कर रहा है। जो कर भी रहे हैं वे आखिर कौन है? वो यही खन्ना मास्टर, यही रामाधीन भीखम खेड़वी और उनके 2-4 मुर्गे। उनके चक्कर में आकर सालाना बैठक बुलाना अच्छा नहीं होगा। वैद्य जी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम यार ठीक कहते हो, पर यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि यह सिद्धांत की बात है। और जाओ बैठक की तैयारी शुरू कर दो। उसी दिन शाम के वक्त रंगनाथ और रुपन बाबू गयादीन के पास चुनाव के बारे में उनका विचार जानने के लिए भेजे गए। गयादीन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस समय काफी महत्वपूर्ण थे और यह जानना जरूरी था कि वे किसको मैनेजर बनाना चाहते हैं। और यदि वे वैद्य जी के पक्ष में न हो, तो यह भी जरूरी था कि किसी तरकीब से उनका हृदय परिवर्तन किया जाए। रुपन बाबू और रंगनाथ प्रारंभिक वार्ता चालू करने के विचार से उनके पास गए थे।
पर गयादीन ने शुरू में ही पूरी बात आसान कर दी। उन्होंने इन दोनों को कायदे से चारपाई पर बैठाया, रंगनाथ से शहरी तालीम के बारे में दो चार बातें पूछी, उन्हें शुद्ध घी में बनी हुई मठरी और लड्डू खिलाए और चुनाव की बात आते ही साफ तौर से कहा, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, जमाने की हवा में न बहना चाहिए। मैनेजर का चुनाव करा दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, पर मैनेजर तो वैद्य महाराज को ही रहना है, क्योंकि कॉलेज तो वैद्य महाराज ही का है। किसी दूसरे को कैसे मैनेजर बनाया जा सकता है? इस बात को ठीक ढंग से सोचना चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लगा कि खुद रंगनाथ और रुपन बाबू वैद्य जी के खिलाफ वोट देने वाले हैं और वैद्य जी की ओर से चुनाव संबंधी प्रचार स्वयं गयादीन कर रहे हैं। रंगनाथ को मजा आ गया। उसने कहा, आप लोग पुराने आदमी हैं, हर बात को सही ढंग से सोचते हैं, पर उधर रामाधीन भीखम खेड़वी और कुछ लोग मामा की जगह किसी दूसरे को लाना चाहते हैं। पता नहीं वे क्या सोचकर ऐसा कर रहे हैं। गयादीन कांखने लगे, धीरे से बोले, तजुर्बा नहीं है, वे समझते हैं कि कोई दूसरा मैनेजर हो गया तो कुछ करके दिखा देगा, पर कहीं इस तरह से कुछ होता है? रुककर उन्होंने बात पूरी की, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। रंगनाथ को यह कुछ खास अच्छा न लगा, क्योंकि इससे वैद्य जी की हैसियत को चोट लगती थी। उसने कहा, सो ठीक है, पर मामा का और उन लोगों का मुकाबला ही क्या? वे समझाने लगे, हाँ वो तो मैंने पहले ही कह दिया, कॉलेज जो है वेद महाराज का है, उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। गांव पंचायत रामाधीन की है, वह उनके हाथ में रहे, सब अपने अपने घर में खुश रहें। चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं। इसी से मैंने कहा, जो जहां है उसे वहां चुन लो, पड़ा रहे अपनी जगह, क्या फायदा है उखाड़ पछाड़ करने से। रुपन बाबू कटोरी में पड़े हुए अंतिम लड्डू के बारे में खाऊं या न खाऊं वाली बात सोचने लगे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि गयादीन वैद्य जी को मैनेजर रखना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी आगे की बात में खत्म हो गई थी। वे समझ गए थे कि आगे अब केवल बकवास होनी है। पर रंगनाथ को गयादीन की बातें कुछ नई लग रही थीं। प्रजातंत्र के बारे में उसने यहाँ एक नई बात सुनी थी, जिसका अर्थ यह था कि चूंकि चुनाव लड़ने वाले प्रायः घटिया आदमी होते हैं, इसलिए एक नए घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया आदमी को, जिसके घटियापन को लोगों ने पहले से ही समझ बूझ लिया है, उखाड़ना न चाहिए। प्रजातंत्र की इस थ्योरी को गयादीनवाद की संज्ञा देकर रंगनाथ ने आगे की बात सुननी शुरू की। गयादीन कह रहे थे, नया आदमी कुछ करना भी चाहे तो क्या करेगा? कुछ होगा तो तभी, जब कोई कुछ करने दे। आज के जमाने में कोई किसी को कुछ करने देता है? आज तो बस यही रह गया है कि छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के लड़के खेल कूद की दुनिया से काफी परिचित थे, क्योंकि उनसे हर महीने खेल की फीस कान पकड़ कर रखा ली जाती थी। यह दूसरी बात है कि कॉलेज के पास खेल कूद का मैदान न था, पर इससे किसी को तकलीफ न होती थी, बल्कि सभी पक्ष संतुष्ट थे। गेम्स टीचर के पास खेल कूद होने के कारण इतना समय बचता था कि वह मास्टरों के दोनों गुटों में घुसकर उनका विश्वास प्राप्त कर सकता था। प्रिंसिपल को भी इससे बड़ा आराम था। उसके यहाँ हॉकी की टीमों में मारपीट न होती थी, क्योंकि वहां हॉकी की टीम ही नहीं थी, और इस सबसे कॉलेज में अनुशासन की कोई समस्या नहीं उठती थी। लड़कों के बाप भी खुश थे कि खेल कूद की मुसीबत फीस देकर ही टल जाती है और लड़के सचमुच के खिलाड़ी होने से बच जाते हैं। लड़के भी खुश थे। वे जानते थे कि जितनी देर में एक गोल से दूसरी गोल तक एक ढेले बराबर गेंद के पीछे हाथ में स्टिक पकड़े वे पागलों की तरह भागेंगे, उतनी ही देर में वे ताड़ी का एक कच्चा घड़ा पी जाएंगे और लग गया तो दांव लगाकर 4-6 रुपए खींच लेंगे। इन्हीं लड़कों के हाथ में आज हॉकी की स्टिकें और क्रिकेट के बल्ले मौजूद थे, जिन्हें वे ऐसी बदगुमानी से पकड़े थे जैसे उनके हाथ में किसी ने राइफलें पकड़ा दी हों। लगभग 50 लड़के इसी तरह के सामान से लेस होकर कॉलेज के फाटक के आसपास घूम रहे थे। रंगनाथ ने उन्हें इस तरह सजा बजा देखकर पूछा, अब क्या मामला है भाई?
क्या आज इंस्पेक्टर का मुआयना भी होगा? छोटे पहलवान ने जवाब देने की तैयारी की, यानी कमर से छूटती हुई लुंगी संभाली और बोले, इस पटापट में कौन मुआयना करेगा है? यह तो सालाना बैठक की तैयारी है। छोटे पहलवान भी कॉलेज की समिति के सदस्य थे। लड़कों ने उन्हें देखकर हर्ष ध्वनि की। फाटक पर भी उनसे प्रिंसिपल साहब मिले और बोले, हाँ आइए छोटे लाल जी, आप ही का इंतजार था। आए हैं तो लौट थोड़े ही जाएंगे, चलिए ना आगे आगे। छोटे पहलवान ने भलमन साहब से कहा। बरसात में कुत्ता जब भीग जाता है तो एक खास किस्म से छींकता है। प्रिंसिपल साहब झेंक कर हंसे तो कुछ वैसी ही आवाज आई। वे आगे आगे चलने लगे, कहते रहे, रामाधीन के गुट ने बड़ा जोर लगाया है। बैजे गांव के लाल साहब की मदद से कई आदमी अपनी ओर तोड़ लिए हैं। लाल साहब न जाने क्यों इस पचड़े में पड़ गए। शहर में रहते हैं पर गांव के हर मामले में टांग अड़ाते हैं। रामाधीन के दिमाग बढ़ गए हैं। पता ही नहीं चलता कि कितने आदमी इधर हैं और कितने उधर। छोटे पहलवान इमारत के सामने बनी हुई फूलों की क्यारियों पर निगाह डालते रहे। जब प्रिंसिपल साहब ने कहना शुरू किया था कि वैद्य महाराज भी कभी कभी ऐसा काम कर बैठते हैं कि क्या बताएं, क्या जरूरत थी इस चुनाव उनाव की। छोटे पहलवान ने एक कविता कही जो उन दिनों कीर्तन के रूप में काफी प्रचलित थी। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। फाटक के अंदर आते समय प्रिंसिपल ने रंगनाथ से भी कहा, आप भी आइए रंगनाथ बाबू, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उसने सिर हिलाकर बताया कि वह पीछे आ रहा है, पर वह अंदर नहीं गया। धीरे धीरे कॉलेज की सामान्य समिति के और मेंबर भी कई ढंग से और कई रास्तों से आए। कोऑपरेटिव यूनियन के एक डायरेक्टर पैदल होते हुए भी इतनी तेजी से आए और इतनी तेजी से अंदर चले गए कि लोग उन्हें न देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ मिनटों के बाद कॉलेज के खेतों की फसल को रोनते हुए ठेकेदार साहब दूसरी ओर से जाते हुए दिखाई दिए। जहां मजदूर काम कर रहे थे वहां रुककर उन्होंने किसी चीज को आसमान तक उठाकर जमीन पर पटकने का अभिनय किया और फिर अचानक अंतर्धान हो गए। कुछ देर में बाबू गयादीन धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज के फाटक तक आए और पुलिया पर बैठ गए। उन्होंने उदासी के साथ लड़कों के हाथों में स्टिकों और बल्लों को देखा। फिर वे एक लड़के की हथेली में चिपके हुए गेंद को अपनी आंखों से मेस्मराइज करने लगे। प्रिंसिपल साहब फाटक पर बोले, चलिए मेंबर साहब, हाँ, और सब लोग आ गए हैं। जैसे वे डकैती के जुर्म में गिरफ्तार हों और उन्हें गवाहों के सामने शिनाख्त के लिए चलने को कहा गया हो। गिरी गिरी तबीयत से बोले, चलिए। पेंगुइन चिड़िया की तरह टांगे फैलाकर चलते हुए वे भी धीरे धीरे कॉलेज की इमारत में अलक्षित हो गए। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वह बुर्राकदार साफा बांधे था और लगता था 12वीं सदी के इतिहास के किसी पन्ने से वह अभी अभी फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला है। लड़कों में से एक ने कहा, अरे अब कोई वैद्य जी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ठाकुर बलराम सिंह आ गए। बलराम सिंह ने आते ही घोड़े की रास किसी भी लड़के के हाथ में पकड़ा दी। फिर वे 18वीं सदी के आदमी दिखने लगे। जैसे दक्षिण से बगावत की खबर देने के लिए कोई सांडनी सवार आगरे के किले में दाखिल हो रहा हो, उसी तेजी से वे कॉलेज की पुलिया तक आए और एक लड़के से पूछने लगे, मारपीट तो नहीं हुई? लड़के ने कहा, कैसी मारपीट, हम लोग तो प्रिंसिपल साहब के दल में हैं, अहिंसावादी हैं। बलराम सिंह ने मूंछों पर ताव दिया, मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग भी कम नहीं हो, हाथ में हॉकी डंडे लिए घूम रहे हो और महात्मा गांधी की औलाद बने हो। लड़के ने कहा, महात्मा गांधी भी लाठी लेकर चलते थे, हम तो निहत्थे हैं। यह तो हॉकी की स्टिक है, इससे तो साला गेंद तक नहीं मरता, आदमी क्या मरेगा। प्रिंसिपल साहब फिर बाहर आ गए थे। उन्होंने कहा, चलिए मेंबर साहब, अंदर चलिए, कोरम हो गया है, मीटिंग शुरू होने वाली है। बलराम सिंह ने साफे के छोर से पसीना पोंछा। कहने लगे, किसी चेले से कह दीजिए घोड़े को दाना पानी पहुंचा दे, हमें अंदर की मीटिंग से क्या लेना, अपना कोरम तो यहीं बंधा है। प्रिंसिपल ने खुश होकर सिर हिलाया। बलराम सिंह ने कुर्ते की जेब को मुट्ठी में पकड़कर कहा, अब यकीन ना हो तो इसे छू कर देख लीजिए, जेब तनी हुई है, यही सच्चा कोरम है। प्रिंसिपल ने बिना छुए ही कहा, समझ लीजिए कि छू लिया, भला आपकी बात खाली हो सकती है।
बलराम सिंह बोले, असली विलायती चीज है 6 गोली वाली, देसी कारतूस तमंचा नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाए। ठाए ठाए शुरू कर देगा तो रामाधीन गुट के 6 मेंबर गोरैया की तरह लौट जाएंगे। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं। प्रिंसिपल ने इस तरह कहा जैसे सच्ची कविता जिसका नाम है वही उन्हें बलराम सिंह के मुंह से सुनने को मिली हो। चलते चलते बोले, मैं अंदर मीटिंग में चलता हूं, बाहर की आप संभालिएगा। फिर प्रार्थना पूर्वक महात्मा विदुर की वाणी में बोले, शांति से काम लीजिएगा। बलराम सिंह ने फिर मूंछों पर ताव दिया, अब सब शांति ही है, यहाँ 50-50 शांति जांग के नीचे पड़ी हैं। प्रिंसिपल साहब चले गए। बलराम सिंह पुलिया पर बैठ गए। थोड़ी देर वे तंबाकू की पीक पिचिर पिचिर करके थूकते रहे। फिर पास वाले उस लड़के से जिसने अपने को महात्मा गांधी से बड़ा अहिंसावादी बताया था बोले, अरे बेटा, जरा कॉलेज की पेकरमा करके देखाओ, हमारे आदमी ठीक से नाकाबंदी किए हैं कि नहीं, और रमेशरा से कह देना कि साला किसी से भिड़ ना जाए, जो समझाने से न माने उसे इधर फाटक पर भेज दे। लड़का उस बॉय स्काउट की तरह जिसकी कामयाबी पर किसी युद्ध में देश की विजय निर्भर हो, हालचाल लेने के लिए चल दिया। आसपास टहलने वाले लड़कों की चहल पहल बढ़ गई। बलराम सिंह ने कहा, अब जरा और लंबा चक्कर खींच लो बेटा लोगों, और फिर बेफिक्र रहो। मैं यहाँ पुलिया पर जब तक मौजूद हूँ, दुश्मन नजदीक न आएगा। दिन के 3 बज गए थे। सड़क पर ट्रकें और बैलगाड़ियां निकल रही थीं। बलराम सिंह पुलिया पर पालथी मारकर बैठ गए और स्वप्निल निगाहों से उन्हीं का आना जाना देखते रहे। एक बार घोड़ा हिनहिनाया तो उन्होंने ललकार कर कहा, शाबाश मेरे चेतक, सबर कर, वक्त से दाना पानी मिलेगा। चेतक ने सबर कर लिया और उसके सबूत में धारावाहिक रूप से पानी गिराना शुरू कर दिया। कुछ लड़के उसके पास गोल दायरा बनाकर घोड़े पर इस कार्रवाई के पहले की और बाद की प्रतिक्रिया को देखते रहे और आपस में घनिष्ठ तरीके से मजाक करते रहे। अचानक एक ट्रक कॉलेज के सामने सड़क पर खड़ा हो गया। एक आदमी कुर्ता धोती टोपी और छड़ी से लेस कूद कर नीचे उतरा और तेजी से कॉलेज की तरफ बढ़ा। लड़के ट्रक का रुकना देखते ही दूर दूर से दौड़ते हुए पुलिया के पास आने लगे थे। बलराम सिंह ने उसे टोक कर कहा, पाए लागी पंडित। आदमी होठों ही में कुछ बुदबुदाया और फाटक की तरफ बढ़ा। बलराम सिंह ने कहा, अरे पंडित जरा धीरे चलो, तुम्हें कोई पिछुआए नहीं है। पंडित झेप कर हंसे, बोले, मीटिंग शुरू हो गई ना। बलराम सिंह खड़े हो गए, धीरे से पंडित के पास आए। लड़के गोल बांधकर नजदीक आ गए थे। उन्होंने डपट कर कहा, भाग जाओ बेटा लोगों, दूर जाकर खाओ खेलो। फिर उस आदमी से सट कर बोले, पंडित, मीटिंग में तुम्हारी हाजिरी हो गई, अब लौट जाओ। पंडित ने कुछ कहना चाहा, तब तक वे उससे और सट गए और बोले, कुछ समझ कर कह रहा हूं, लौट जाओ। पंडित को अपनी जांग में कुछ कड़ा कड़ा सा अड़ता हुआ जान पड़ा। उन्होंने बलराम सिंह के कुर्ते की जेब पर निगाह डाली। अचकचाकर वे 2 कदम पीछे हट गए। विदाई देते हुए बलराम सिंह ने फिर कहा, पंडित पाए लागी। वह आदमी चुपचाप वापस लौट पड़ा। सड़क पर कोई सवारी न थी। ट्रक चला गया था। वह तेजी से पैदल ही एक और को लपक गया। एक लड़के ने कहा, गए। बलराम सिंह बोले, पंडित बहुत समझदार है, समझ गए। समझ तो गए, पर इस तरह भागने की क्या बात थी? एक विद्यार्थी ने सवाल किया। बलराम सिंह बोले, अभी लौंडे हो बेटा, ऐसे मौकों पर समझदार आदमी ऐसी ही चाल चलता है। एक विद्यार्थी घोड़े को दाना पानी देने लगा था। घोड़ा फिर हिनहिनाया। बलराम सिंह ने इस बार डपट दिया, चुप बे चेतक। बॉय स्काउट लौट आया था। घोड़े से बात करने की लपेट ही में उन्होंने उससे पूछा, क्यों बे, क्या खबर है? स्काउट घबरा गया। घबराए हुए औसत दर्जे के विद्यार्थी की तरह दांत निकाल कर बोला, हाँ ठाकुर साहब, सब ठीक है ठाक है। कितने आदमी आए थे? 5। सब समझ गए कि किसी ने ना समझी की? जी सब समझ गए। लड़के की हिम्मत लौट आई थी। दूर जाते हुए पंडित की तरफ इशारा करके उसने कहा, उन्हीं की तरह सड़फड़ करते सब वापस चले गए। लड़के भी खुलकर हंसे। बलराम सिंह ने कहा, समझदार की मौत है।
कॉलेज में जय जयकार हुई। किसी ने कहा, बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय बोलने के मामले में हिंदुस्तानी का भला कोई मुकाबला कर सकता है? बात सियावर रामचंद्र से शुरू हुई, फिर पवन सुत हनुमान की जय, फिर न जाने कैसे यह जय सटाक से महात्मा गांधी पर टूटी। बोल महात्मा गांधी की जय। फिर तो हरी झंडी दिख गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक जय दी गई, एक एक जय प्रदेशीय नेताओं को, एक एक जय जिले के नेताओं को, और फिर असली जय, बोलो वैद्य महाराज की जय। बर्छी से बिंधे हुए सुअर की तरह चिचियाते हुए प्रिंसिपल साहब इमारत के बाहर निकले और उन्होंने भी चीख कर कहा, है बोलो वैद्य महाराज की जय। बोलने के लिए अगली पीढ़ी फाटक के बाहर खड़ी ही थी। मेला जैसा लग गया। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ को समझाने लगे, चलिए वैद्य महाराज फिर सर्वसम्मति से मैनेजर चुने गए। अब देखिएगा कॉलेज कैसे तरक्की करता है। धकाधक 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 तूफान मेल जैसा चलेगा। वे जोश में थे और उनका चेहरा लाल हो रहा था। छोटे पहलवान ने कहा, ए प्रिंसिपल, ज्यादा ना भड़बड़ाओ, एक बात मेरी भी समझ लो। ये लौंडे जो हाथ में हॉकी का डंडा लिए घूम रहे हैं ना, इन्हें एक एक गेंद भी थमा दो और कहो कि कुछ निशानेबाजी का काम सीख ले। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो गेंद पर डंडा मार ले। सब धूल में सांप जैसा पीटा करते हैं। जरूर मेंबर साहब, जरूर। खेल का भी प्रबंध होगा। इस झंझट से पार लगे हैं। छोटे पहलवान ने कहा, पार तो लग गए, पर हम अपनी बात कह लें। हामी तो तुम हर बात पर भर देते हो, पर तुम उखाड़े खेत की मूली तक नहीं उखड़ती है। यही खेल कूद की बात है। लोंडे बस हॉकी का डंडा भर ताने घूमते हैं। अरे आज ही जरूरत पड़ जाती तो उसे वे हवा में घुमाते रह जाते, मारते किसी की पीठ पर तो लगता अपने ही घुटने में। मौके पर निशानेबाजी ठीक होनी चाहिए, समझे? वैद्य जी ने पीछे से कहा, हाँ खेल कूद का भी महत्व है प्रिंसिपल साहब, छोटे की बात अनुचित नहीं है। है। प्रिंसिपल ने पहलवान के शरीर को प्रेमिका की निगाह से देखते हुए कहा, पहलवान है कि हंसी ठट्टा, ये भी भला कोई अनुचित बात करेंगे? और इसी के साथ पूरा होता है भाग 17। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।